देखिए एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया कि फिजिकल कंडीशंस कंडक्टर वायर की फिक्स करके और उसके अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट आई और उसके दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था उसमें रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए एक नियम दिया। इन्होंने अपने नियम में बताया था, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर वायर है, इसका ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। प्रत्येक वायर में दो पॉइंट होते हैं, उसके दो एंड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने समझाया कि अगर हम इस कंडक्टर वायर की फिजिकल कंडीशन और जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में कौन कौन सी हैं, इस कंडक्टर वायर की लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और टेम्परेचर यानी कि टी, ठीक है ना। तो ये तो है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये अपना टेम्परेचर। इनकी उन्होंने कहा साहब कि अगर हम तीन प्रॉपर्टीज को, किसी भी कंडक्टर की तीन प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दें, एकदम कांस्टेंट कर दें, इनमें कोई भी चेंज ना करें, तब इन्होंने ऐसी कंडीशन में बताया था कि साहब ये जो कंडक्टर वायर है इसके अंदर फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी इलेक्ट्रिक करंट आई है वो इस कंडक्टर वायर के दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। समझ में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R और I अपना वैसा का वैसा ही, और V क्या हो जाएगा सर, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, IR या RI की बात है। R की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो V इधर आ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा I। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो ये साहब ओम्स ने अपने नियम में बताया जब हम किसी भी कंडक्टर वायर की फिजिकल कंडीशन सच एज द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर आर नॉट चेंज्ड, then the electric current passed through it is directly proportional to the potential difference which developed across the both point of that conductor। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इस नियम को रखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा R, I अपना वैसा का वैसा, V अपना वैसा का वैसा। R क्या है सर, साइंटिस्ट ने R के बारे में बताया कि R क्या है। ये R यहाँ पर है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। तो इतना तो मैंने कल आपको पढ़ा ही दिया था ओम्स लॉ में पूरा, ठीक है ना, डिटेल में बता दिया था कि ये नियम कब कैसे क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जिन लोगों का ये छूट गया कल का वीडियो है उसमें देख लेना वो पूरा डिटेल में, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब कहानी शुरू होती है यहां से आगे, अगला टॉपिक क्या शुरू हो जाता है, आर, रेजिस्टेंस क्या होता है सर। तो ओम्स लॉ तो सबको क्लियर आई गया था, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है क्या किसी को प्रॉब्लम। चलिए तो इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। अब कहानी अपनी शुरू होगी किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है सर, इसके लिए अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो आज अपन समझेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, ओम्स ने बताया कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उस कंडक्टर में से जो आई फ्लो हो रहा है
उसका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। रेजिस्टेंस को ठीक हम एक ब्रेकर के समान मान सकते हैं। किसकी तरह? ब्रेकर के समान। जैसे रोड पर ब्रेकर डले रहते हैं, जैसे गाड़ी स्पीड में जा रही है, सब अपनी बाइक लेके जा रहे हैं सपोज दैट, तो बाइक को मान लो आप आई, और ये रोड, और बीच में आ गया ब्रेकर, तो ब्रेकर पे जाते ही हमें स्पीड क्या करनी पड़ती है? सीधी सी बात है, क्योंकि वो ब्रेकर कहीं ना कहीं हमारे गुजरने में अवरोध उत्पन्न करता है कि नहीं करता? तो बिल्कुल उस ब्रेकर की तरह ही रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? समझ में आ गया पूरा? समझ में आया इतना? जो उसका क्या करती है? विरोध करती है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर which opposed to the electric current flow through it is called resistance of that conductor। ठीक है? किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो उस कंडक्टर में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट आई का विरोध करता है, उसके लिए बैरियर का काम करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आर से। रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है सब? इसकी एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इसका ये साइन होता है, ओम का ये क्या होता है? ठीक है? ये साइन आपने कई जगह देखा भी होगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर। तो रेजिस्टेंस को हम ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट साइंटिस्ट ओम ने इसके बारे में स्टडी की थी, तो उन्हीं के नाम पर, उनके नाम के सम्मान में ओम यूनिट बना दिया गया, और उसका ये साइन। अगला यूनिट इसी से संबंधित है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ को अच्छे से तैयार कर लेना। ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग से हमारा मतलब यह है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उन सभी फैक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, यहां पर देखेंगे। ये फैक्टर्स हैं बेटा, ये अलग से 4 नंबर में आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर से हमारा मतलब है इसकी प्रकृति। कंडक्टर कई टाइप के हैं, जैसे मेटल्स में अपन एग्जांपल ले लो, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, अलग अलग मेटल्स हैं। तो सभी मेटल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, तो इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, इन तीनों मेटल्स का अगर कंपेरिजन करूं तो, और उससे कम एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा आयरन का। यानी सबसे कम तो किसका है साहब? कॉपर का, उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा किसका है? आयरन का। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम आयरन के तार का यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि देखो आयरन की तो अपनी अर्थ पर काफी भरमार है, हमें तो आयरन का तार उपयोग करना चाहिए, सस्ता भी पड़ेगा। कॉपर महंगा है, एल्यूमिनियम महंगा है, आयरन सस्ता है, लेकिन हम उसके तार का उपयोग इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आयरन को आप एज अ वायर यूज करेंगे तो सीधी सी बात है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज है सब, उसका रेजिस्टेंस उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कम निकलेगा, और उसके विरोध के कारण क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वैसे ही वेस्ट चला जाएगा,
उसका लॉस होता रहेगा। तार गर्म होते हैं, आपने देखा है कोई भी चीज गर्म होती है चलते चलते, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे गर्म होते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि उस इक्विपमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसके फ्लो होते समय उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा। देखिए कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका रेजिस्टेंस नहीं है। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, और जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस उसमें से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा, विरोध। जब वो विरोध करेगा तो क्या होगा सब, अच्छी तरीके से वो उस फ्लो नहीं हो पाएगा, और उसका कुछ पार्ट जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिंपल देखो एक्सपेरिमेंट ही करके देख लो, जैसे अपने ये हाथ है, इन हाथों को अपन ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ो सब लोग, तो क्या हो रहा है साहब, क्यों हो रहे हैं गर्म, क्योंकि जब ये आगे गया तो ये इसका विरोध कर रहा है, ये वाला हाथ आगे गया तो इसका विरोध ये कर रहा है, तो फाइनली दोनों हाथ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और जहां पर विरोध होगा तो हमारे अंदर भी तो एनर्जी है, हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सब एनर्जी है ना, कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, इसको बायो एनर्जी कहेंगे अपन। तो हमारी बॉडी में भी जो बायो केमिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो कन्वर्ट हुई मैकेनिकल वर्क में। अब मैकेनिकल एनर्जी का क्या विरोध हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन के कारण उसी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह बिल्कुल जब कभी भी कोई भी वर्क होता है, कहीं भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसका कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो पाता, उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है साहब, एक एनर्जी है। जैसे मान लीजिए ये वायर के अंदर आई फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है, तो ये भी तो एनर्जी है, और जब ये फ्लो हो रही है तो इसका विरोध हो रहा है, बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह। कौन विरोध कर रहा है साहब आपका, आर। कौन कर रहा है, आर। तो आर जब इसका विरोध करेगा यानी रेजिस्टेंस विरोध करेगा तो इसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके रेजिस्टेंस के कारण ही जैसे जैसे वो रनिंग करते हैं तो रन करते करते गर्म हो जाते हैं। समझ में आई पूरी बात की नहीं? तो सबसे पहला तो है नेचर। नेचर मतलब सभी की प्रकृति अलग अलग होती है, यानी अलग अलग मटेरियल से बने हुए जो वायर होते हैं, जो कंडक्टर हैं, उनका सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। दूसरे नंबर पे आती है सब लेंथ। लेंथ बोले तो एल, लेंथ ऑफ द वायर। प्रत्येक सब्सटेंस की जो लेंथ होती है ना वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप कंडक्टर वायर की जितनी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा, लेंथ जितनी कम करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम नॉर्मली देखते ही हैं। जैसे हम मान लीजिए कहीं किसी बहुत ज्यादा दूर से अपने घर के लिए इलेक्ट्रिक वायर को डाल के लेके आए, तो हम देखते हैं कि जहां से हम लाइन में से जब लेके आए उस वायर को, वहां पे वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन घर तक आते आते वोल्टेज कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, वायर की लंबाई जितनी बढ़ेगी, लेंथ जितनी बढ़ेगी, उतनी ही वोल्टेज कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे साहब? क्योंकि घर तक आने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। जितना आप लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना ही आर बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा उतना ही विरोध होगा, और विरोध होगा तो इसमें से गुजरने वाली जो आई है वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी, उसमें रुकावट ज्यादा होगी। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एक रोड पे लगातार ब्रेकर ही ब्रेकर है, तो आपकी स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी। एक आध ब्रेकर होगा तो निकल जाओगे आप, थोड़ी सी स्पीड कम होगी, और लगातार ब्रेकर पड़ गए तो कम होती जाएगी। तो आप जितनी स्पीड से ब्रेकर से पहले थे उतनी स्पीड लास्ट तक नहीं रहेगी। वही सिस्टम कुछ यहां पर है कि आप वायर की जितनी लंबाई बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सब, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, विरोध होगा, और विरोध होगा तो उतना अमाउंट नहीं पहुंचेगा जितना कि एक छोर पर था, उतना दूसरे छोर पर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब हम जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइन यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनके ऊपर लाइंस रहती हैं, वायर, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है? वो तो कईयों किलोमीटर तक रहते हैं, कईयों किलोमीटर तक तो रहते हैं ना। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, ओम्स के लॉ से पहले, कि अपना जो नॉर्मली V होता है उसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओम्स ने कब बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जब फिजिकल कंडीशन हम चेंज ना करें।
लेकिन नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, वायर की लेंथ भी चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है कहां पर कितना वायर है, समझ में आ रही कि नहीं। प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग रहता है अलग अलग जगह पर, वो भी फिक्स नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो भी निकल के आएगा उसमें क्या होगा सर, ऐसी कंडीशन में V और I दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर आप V बढ़ाओगे तो I क्या हो जाएगा, कम। तो I जितना कम होगा, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस की दुश्मनी किससे है, I से, ना कि V से। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं अपन, लेकिन I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो R का सीधा सीधा इंपैक्ट I यानी इलेक्ट्रिक करंट पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट पर। इसका वोल्टेज से कोई लेना देना इतना नहीं है। क्लियर हो गया पूरा। तो इस तरीके से यहां पर नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है, समझ में आ गई पूरी बात। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही यूज करते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर जो लाइन जाती हैं उन लाइंस में हाई वोल्टेज रहते हैं, रहेंगे नहीं रहते, वोल्टेज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वोल्टेज इसीलिए बढ़ाए जाते हैं, हम वोल्टेज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वोल्टेज जितने ज्यादा रहेंगे आई उतना ही क्या हो जाएगा, कम। और आई जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम विरोध करेगा, सीधी सी कहावत है। क्योंकि आर यानी रेजिस्टेंस की दुश्मनी है आई से, समझ में आ गया। और जब हम आई का यूज ही कम करेंगे उसकी जगह किसका यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब, आपका जो है ना आई बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए जो हाई टेंशन लाइन होती है अपनी बड़ी वाली, वो सारी लाइंस में वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वोल्टेज जितने ज्यादा हाई होंगे आई अपने आप उतना ही कम हो जाएगा। और आई कम होगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस भी इतना काम नहीं करेगा। इसीलिए हम कई किलोमीटर तक लंबी लाइन डाल के ले जाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस काफी कम वर्क करता है क्योंकि उसमें आई है ही नहीं। रेजिस्टेंस की दुश्मनी किसकी है, आई से है। अगर हम एम्पियर बढ़ा के ले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ज्यादा करें, वोल्टेज कम कर देंगे, तो वो तार जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि वहां पे दो कंडीशन लागू हो जाएंगी। पहली, लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लाइन तो कई किलोमीटर तक है। अब वो लेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा और उधर आई प्रेशर के साथ जाएगा, तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, विरोध होगा। विरोध होगा तो उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, तो हीट जितनी ज्यादा डेवलप होगी तो तार जल करके टूट जाएगा। समझ में आई पूरी बात कि नहीं। इसीलिए हम आई ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। अब इसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए साहब हम इसका यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का। देखिए ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का केवल हम यूज उसी जगह पे करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है, वोल्टेज कम प्रोड्यूस होते हैं, उन वोल्टेज को एकदम हाई कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। क्लियर। तो वो वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर देता है और उस हाई वोल्टेज को हम हाई टेंशन लाइन के द्वारा लेके आते हैं। फिर जगह जगह पर ये जो अपन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिसको अपन डीपी कहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इसका काम है वोल्टेज को कम करना, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे ही हम वोल्टेज को कम करेंगे, तो जैसे देखिए ये यहाँ पर जो लाइन है इसमें है 1100 वोल्टेज। अब इससे आया साहब ये ट्रांसफॉर्मर में आ गया करंट। अब ट्रांसफॉर्मर से जो हमें लाइन मिल रही है प्लस माइनस, तो यहाँ पे 1100 वोल्टेज है, लेकिन ये कौन सा है साहब, स्टेप डाउन। कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्या करेगा साहब, वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा, कम। तो ऑटोमेटिक आई क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये लगभग हमें 230 वोल्टेज के आसपास देता है। कितना देता है, 230 वोल्टेज। तो जैसे ही 230 वोल्टेज यानी वोल्टेज कम हुए, आई अपने आप बढ़ जाता है। एक लेवल ऐसा आ जाता है कि इधर से वोल्टेज कम होकर के वोल्टेज यानी कि V और I भी बढ़ गया, और ये दोनों मिलकर के बन जाता है पावर। क्या बन जाता है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है P = VI। क्या बन जाता है, P = VI। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसमें पावर का यूज करते हैं, और पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक वो फॉर्म जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी एम्पियर
उसका इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर और वोल्टेज एक ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं कि वो पावरफुल हो जाती है, जिसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आप हाई वोल्टेज यानी 1100 वोल्ट का यूज करेंगे तो इसको हम अपने वर्किंग के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे साहब? क्योंकि इसमें आई बहुत कम है। अब आई हटा देंगे तो वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ये हमारे लिए डेंजरस भी है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा उतना ही वो उतनी ही दूर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आपने अक्सर देखा होगा कि इतनी दूर से भी तारों के बीच में इलेक्ट्रिक चिंगारियां पैदा हो जाती हैं, उसका मतलब वो हाई वोल्टेज के केस में होता है। वहां पर वोल्टेज बहुत हाई है, तो वोल्टेज ज्यादा हाई होने के कारण वो दूर से भी एक दूसरे की तरफ चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूर से होगा तो अपने लिए डेंजर है। पता चला तुम दूर खड़े हो, तार तो वहां है, क्या कर लेगा? पता चला इतनी दूर से भाई शॉर्ट दे दिया तार ने, तुम्हारी कथा निबट गई। समझ याद है नहीं? निबट गई, कहानी खत्म। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया पूरी बात? तो इसीलिए अपन वोल्टेज कम करते हैं तो आई बढ़ जाता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो पावर का फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है P इक्वल टू VI। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम हाई टेंशन लाइन जो है ना, उसमें हमें लेंथ ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं। तो इसीलिए हम उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। तो पहला समझ में आ गया नेचर ऑफ द कंडक्टर, दूसरा समझ में आ गया लेंथ ऑफ द वायर। तो कंडक्टर वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, आर भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर हो गया?